हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पोटभरे आप लोगों के समक्ष लेटेस्ट वीडियो के साथ उपस्थित हूं। बच्चों, ऐसे सभी बच्चे जो क्लास 10th में थे और जिन्होंने क्लास 10th को अच्छे नंबरों के साथ सफलता हासिल की है, उन सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। बच्चों, आप लोगों ने ये तय कर लिया होगा कि मुझे कौन सा विषय लेना है, अर्थात मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, किस संकाय में जाना है। प्रत्येक 10th पास बच्चों ने अब तक तय कर लिया होगा, क्योंकि उनके सामने 4 रास्ते होते हैं, 4 मार्ग होते हैं, जिसमें से पहला था साइंस, जिसमें मैथ्स, और दूसरा हमारा होता है बायो ग्रुप, बायोलॉजी। और उसके अलावा ऐसे बच्चे जो कॉमर्स लेकर के पढ़ना चाहते हैं और ऐसे बच्चे जो आर्ट्स ग्रुप में जाना चाहते हैं। तो आप ऐसे बच्चे जो कॉमर्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, और ऐसे बच्चे जो कॉमर्स लेकर के आगे अध्ययन करना चाह रहे हैं, इंटर करना चाह रहे हैं, उन बच्चों को क्लास 11th में अगर वो सीजी बोर्ड के हैं तो उन्हें 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट उनको पढ़ना होता है लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश। थर्ड हमारा पेपर्स होता है अकाउंटेंसी। नेक्स्ट होता है बीएसटी और नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक्स। इस तरह से 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, व्यवसाय अध्ययन और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या अदर बोर्ड के हैं तो आप लोगों को भी हमको मेन जो 5 विषय होते हैं, जिसमें से 3 विषय आपके मेन हैं, जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश। इसके अलावा आप सीबीएसई वाले आईपी ले सकते हैं या मैथ्स ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे आप लोगों ने कॉमर्स लिया है, जिनमें मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स कंटिन्यूस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लास लूंगा। अगर आप मेरी कंटिन्यूस क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अकाउंट्स में मास्टरी बन जाएंगे, मास्टरी आ जाएगी, और साथ ही आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगर आप इस चैनल में बच्चों नए हो तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि मेरे अति शीघ्र लेटेस्ट जो वीडियो कंटिन्यूस आएंगे उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूं। अकाउंट्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। ये क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार के साथ इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 12th पास करेंगे और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर या बीबीए फर्स्ट सेम में अगर जाएंगे तो उनके लिए भी ये चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बच्चों, मैं आज आप लोगों को अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण के बारे में आपको बताऊंगा। जिस प्रकार मैथ्स के अपने इक्वेशंस होते हैं, उसी प्रकार से हमारे अकाउंट्स का भी इक्वेशंस होता है। वो इक्वेशंस होता है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अर्थात हिंदी में हम कहते हैं संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। अब हमारे लिए प्रश्न ये उठता है कि इसमें एसेट्स होती क्या है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। जब तक इसका हमारा स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है, जब तक इसमें हम क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे लिए इक्वेशन कठिन हो जाएगा या समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एसेट्स होती है, तो एसेट्स क्या है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो या प्रोडक्ट या गुड्स जो बिजनेस में उपयोग में लाई जाती है, वो सभी वस्तुएं, सभी प्रोडक्ट, सभी चीजें क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी वस्तु जिसका व्यापार में यूज किया जाता है, व्यापार के संचालन में, व्यापार के ऑपरेट करने में उसका यूज किया जाता है, वो सब वस्तु जो होती है, सब प्रोडक्ट जो होता है, सब चीजें जो होती है, वो क्या कहलाती है,
एसेट्स कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, ट्रेंजिबल और इंट्रेंजिबल, मूर्त और अमूर्त। ट्रेंजिबल एसेट्स का मीनिंग होता है ऐसी एसेट जिसको आप आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, वो सब एसेट्स हमारी क्या कहलाती है, ट्रेंजिबल एसेट कहलाती है। जिसमें हमारा कैश इन हैंड आ जाता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, एसेट्स, ये हमारे लिए क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब आपके लिए ट्रेंजिबल एसेट्स है। इंट्रेंजिबल एसेट ऐसी होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो अदृश्य होती है, लेकिन जिसमें व्यापार में, बिजनेस में जिसका फिजिकल वैल्यू होता है, वो सब एसेट्स हमारी क्या कहलाती है, इंट्रेंजिबल एसेट। इसमें तीन ही मेन एसेट्स आती है। एक आती है गुडविल, व्यक्ति का नाम, एक पेटेंट्स, कॉपीराइट, एक आता है ट्रेडमार्क, व्यापार का जो चिन्ह होता है, निशान होता है। इसके अलावा हम इसमें लाइसेंस आदि को भी शामिल कर लेते हैं। तो वो हमारे इंट्रेंजिबल एसेट्स होती है, जिसकी फिजिकल वैल्यू तो होती है, लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उन सब एसेट्स को हम संपत्तियां कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। जिसके हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमारा कैश इन हैंड, कैश आपके पास तिजोरी में कितना नगद है। डेप्टर्स का तात्पर्य होता है देनदार। यहां पे हम कहते हैं ऐसे सभी पर्सन जिसको उधार माल बेचा गया है, क्रेडिट सेल किया गया है, और जिससे फ्यूचर में, जिससे भविष्य में हमको कुछ पैसा लेना होता है, वो सभी कस्टमर हमारे लिए क्या कहलाते हैं, डेप्टर्स कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। अर्थात ऐसे सभी व्यक्ति जिसको हमने करंट में उधार माल बेचे हैं, क्रेडिट सेल किए हैं, या उधार उसको दिए हैं, जिससे भविष्य में हमको पैसा लेना है, जिससे भविष्य में व्यापारी को पैसा मिलने वाला है, वो सब व्यक्ति के नाम, जितने भी लोग हैं जिनको हमने उधार माल बेचे हैं, उन सब का टोटल ही क्या कहलाता है, डेप्टर्स कहलाता है, देनदार कहलाता है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। कई बार क्या होता है, जिन व्यक्तियों को हमने उधार माल बेचे हैं और उससे हम जब पैसा मांगते हैं तो कहते हैं अभी मेरे पास नहीं है, तो हम बोलते हैं भाई एक काम कीजिए, हमको आप लिखित में दे दीजिए कि आप किस तारीख को मुझे पैसा देने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको हमने उधार माल बेचे हैं और जिन्होंने हमको प्रॉमिस किया है कि इस तारीख को स्टैम्प पेपर में हमको लिख के दिया है कि मैं इस तारीख को आपको पेमेंट कर दूंगा, वैसे वो सभी पर्सन जिन्होंने प्रॉमिस किए हैं, उन सब का टोटल यहां पे हमारे लिए क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, प्राप्त विपत्र कहलाता है। स्टॉक, जो भी हम माल परचेस करते हैं, हमारे पास आता है और उसी में से माल को हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो जो आ रहा है हमारे पास माल और उसी में से माल हम बेच रहे हैं, और जो माल हमारे पास बच जाता है, जो माल बिक नहीं पाता है, जो माल हमारे पास व्यापारी के पास रखा हुआ है, उस माल को ही, उस गुड्स को ही क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्या कहेंगे हम, अगर हम किसी भी व्यापारी से, सप्लायर से अगर हम क्या परचेस कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, हमारे पास गुड्स आया, इसी में से व्यापारी क्या करता है, गुड्स को मार्जिन लेके बेच देता है, लेकिन कुछ गुड्स इसके पास ईयर एंडिंग में या वर्ष में या वर्तमान में बच जाता है, शेष रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है, जिसको उसने नहीं बेच पाया है, वो गुड्स क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। फर्नीचर, हमको व्यापार में उपयोग करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, फर्नीचर हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें बैठने के लिए चेयर है, टेबल है, बेंच है। इसके अलावा गुड्स को, माल को सजा के रखने के लिए हम सेल्फ आदि लेते हैं, वो सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं, फर्नीचर्स कहलाते हैं, जो हमारे लिए क्या है, एक एसेट्स है, क्योंकि उसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, बेचने के लिए नहीं परचेस किए हैं, बल्कि उसको हम अपने व्यापार में उपयोग करने के लिए, जिसका हम व्यापार में प्रयोग कर रहे हैं, उनको हम एसेट्स कहते हैं, जिसमें हमारा फर्नीचर्स है। ठीक उसी प्रकार हमारी मशीन है, अगर हमारा ऐसा कोई प्रोडक्शन का काम है जिसमें हमारा मशीन का यूज हो रहा है, तो उस मशीन ने हमने परचेस किए हैं, उस मशीन को हम सेल नहीं करेंगे, बल्कि उस मशीन का अपने बिजनेस में उपयोग करेंगे। तो आज हमारे पास वर्तमान में जो मशीन है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट, तो हमारा इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, एक हम अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा फर्नीचर है, बिल्डिंग है, भवन है, वो हमारा कहलाता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है हम अपने बिजनेस में पैसा ना लगा करके किसी अन्य के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, या हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, या किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, या किसी कंपनी में फंड में पैसा लगाते हैं।
तो जितना पैसा हमने अदर कंपनी में लगाए हैं, अन्य जगह इन्वेस्ट किए हैं, उसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो हमारे लिए संपत्ति है, एसेट्स है, जिसमें फ्यूचर में हमको वहां से डिविडेंड या इंटरेस्ट, लाभ या ब्याज की प्राप्ति होती है। बिल्डिंग, भाई जिस व्यापार में हम जिसका बिजनेस कर रहे हैं, तो हम या तो रेंट पे लेके बिल्डिंग पे बिजनेस करते हैं, या हम स्वयं की बिल्डिंग होती है सो हम परचेस करते हैं। तो जिस बिल्डिंग पे हमारा बिजनेस रन हो रहा है, वो बिल्डिंग हमारे लिए क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। इसके अलावा हमारा गुडविल, मैंने पहले ही बताया, नॉन ट्रांजिबल एसेट्स है। व्यक्ति का नाम होता है, व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसकी मार्केट में गुडविल बनती है, जिसका भविष्य में वो क्या लेता है? लाभ लेता है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। 2 आइटम लिखे हैं, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये 2 हमारे क्या है? एडजस्टमेंट आइटम होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपने मोबाइल में देखा होगा, हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रीपेड होता है और एक पोस्टपेड होता है। ठीक, प्रीपेड का तात्पर्य क्या होता है? पहले आप क्या लेते हैं? आप पैसा जमा करते हैं। जैसे ही आप पैसा जमा करते हैं तो आपको मोबाइल कंपनी क्या देती है? 3 महीने का, 28 दिन का आपको टॉक टाइम देती है या नेट्स देती है। तो जैसे ही पेड करोगे आपको मिला, मतलब आपका पैसा कंपनी में जमा है, मतलब प्रीपेड है, जिसका भविष्य में आपको सर्विस 3 महीने, 6 महीने, साल भर मिलेगी। ये हमारा कहलाता है प्रीपेड। इसी प्रकार हम अगर रेंट पे हाउस लिए हैं, तो हमने मालिक को साल भर का 1 ईयर का हमने क्या दे दी? रेंट दे दिए, 2 ईयर का रेंट दे दिए, लेकिन हमने सर्विस 1 ईयर की लिए, तो एक 1 ईयर का हमारा रेंट कहां जमा है? ओनर के पास जमा है। तो ऐसे सभी एक्सपेंसेस जिसका एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन ईयर एंडिंग तक जब हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तब तक उससे सर्विस नहीं मिल पाई है या नहीं लिए हैं, ऐसे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। दूसरा हमारा होता है इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, वो लाइबिलिटीज हमारे लिए, मैं यहां आऊंगा तो बताऊंगा आपको। एक होता है हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है उपार्जित आय, हम कहते हैं ऐसी इनकम हमने अर्न कर लिए हैं, कमा लिए हैं, लेकिन सामने वाले ने अभी तक हमको भुगतान नहीं किया। अगर हम मान लीजिए हमको मोबाइल कंपनी है, तो मैं मोबाइल कंपनी से रन कर रहा हूं, तो मैंने क्या दिया? आपको पहले ही दे दिया सर्विस, लेकिन अब तक आपसे मुझे पेमेंट लेना बाकी है, जो पोस्टपेड कहलाता है। तो मालिक के पास, मालिक ने सामने वाले को सर्विस दे चुका है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने अब तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसी सभी उसकी इनकम क्या कहलाती है? एक्रूड इनकम। जैसे मान लीजिए बैंक में मेरा 10,000 रुपए जमा है, जिसका 1,000 रुपए ब्याज बन चुका है, 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक बैंक ने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो मेरे लिए बैंक का इंटरेस्ट जो क्या होगा? एक्रूड इंटरेस्ट होगा। तो बच्चों ये जो थी हमारी एसेट्स है, क्या है? हमारी एसेट्स। तो इस इक्वेशन में एसेट शब्द का उपयोग हुआ है, तो ये सब हमारी क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या उपयोग हुआ है? लाइबिलिटीज, दायित्व, देयताएं। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज 2 होती है, एक ओनर जो होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस की 2 लाइबिलिटीज होती है, एक मालिक के प्रति, ओनर के प्रति, और एक होता है थर्ड पार्टी के प्रति। क्या है? बिजनेस के ऊपर 2 प्रकार की लाइबिलिटीज होती है। एक ओनर, मालिक के प्रति कितनी लाइबिलिटीज है? एक लाइबिलिटीज होती है उसकी किसके प्रति होती है? अन्य पक्ष के हुए, अदर्स पार्टी के प्रति। ओनर जो होता है उसने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है? पैसा इन्वेस्ट किया है, तभी वो बिजनेस रन कर पा रहा है। तो मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा अपने बिजनेस में अपनी पर्सनल जो भी उसकी कैपिटल, पर्सनल अमाउंट्स थी, उसको उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अगर बिजनेस में अगर वो खुद इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो नेचुरल है कि कंपनी या व्यापार क्या करती? बैंक से पैसा लेती उधार, तो एक समय के पश्चात वो पैसा बैंक को वापस करना पड़ता। तो ठीक इसी प्रकार व्यवसाय भी मालिक के द्वारा जो पैसा व्यापार में लगाया गया है, उस पैसे को रिफंड करती है, रिटर्न करती है। इसलिए जितना भी मालिक ने व्यापार में पैसा लगाया है, चाहे कैश के रूप में लगाया हो, चाहे गुड्स के रूप में लगाया हो, चाहे एसेट के रूप में लगाया, वो सब लाइबिलिटीज कहलाती है। और कैसी लाइबिलिटीज कहलाती है? ओनर के प्रति। और ओनर के प्रति जो लाइबिलिटीज होती है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
कैपिटल, मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा बिजनेस में जो भी कैश, गुड्स, एसेट्स इन्वेस्ट किया जाता है उसको यहां पे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अदर लायबिलिटीज, ये कौन सी लायबिलिटीज है? मालिक को छोड़ करके अन्य किसी भी पार्टी को अगर बिजनेस को पैसा लौटाना है तो वो सब क्या कहलाती है? देयताएं कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है, दायित्व कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने बैंक से उधार लेके व्यापार स्टार्ट किया है 50,000 रुपए, तो अब हमको बैंक को 50,000 लौटाना है, तो क्या हुआ है? बैंक ऋण हुआ। तो बैंक लोन जो होती है हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। हमने उधारी माल खरीदे हैं, हमने क्या किए? क्रेडिट गुड्स परचेस किए हैं सप्लायर से, तो अब हमने 3 महीने, हमने सामने वाले ने हमको कहा कि भाई ये माल लेके जाइए, 2 महीने के बाद माल बेच करके हमको पैसा लौटा दीजिएगा। तो जिन जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीदे हैं और जिनको फ्यूचर में पैसा लौटाना है वो सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स कहलाते हैं, लेनदार कहलाते हैं। और जिन जिन व्यक्तियों को हम प्रॉमिस किए हैं, हमने स्टाम्प पेपर में लिख के दिए हैं कि आप मेरे से 15 दिन के बाद पैसा ले लेना, 1 महीने के बाद पैसा ले लेना, 2 महीने के बाद पैसा ले लेना, जो भी हमने डेट दिए हैं, तो जिन जिन व्यक्तियों को हमने डेट दिए हैं कि आपको इतने तारीख को मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, वो सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं? बिल्स पेबल कहलाते हैं, देय विपत्र कहलाते हैं। बैंक में हमारा पैसा जमा है, तो बैंक में हमारा पैसा जमा होता है तो हम क्या करते हैं? जिस पार्टी को भी हमको उधार माल खरीदे हैं उसको पेमेंट करना है, चेक से पेमेंट कर देते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए जमा था और मैंने 30,000 रुपए के चेक 3 पार्टी को 10,000 रुपए का चेक क्या कर दिया? काट के दे दिया, इशू कर दिया, और तीनों पार्टी बैंक पहुंच गई पैसा लेने के लिए। तो भाई मेरे अकाउंट में तो 20,000 रुपए जमा है, तो बैंक केवल 2 लोग का पेमेंट कर सकती है, 10,000, 20,000, लेकिन मैंने 3 व्यक्तियों को पेमेंट कर दिया है, तो तीसरा व्यक्ति का चेक जो है क्या हो सकता है? बाउंस हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में मेरी मार्केट में गुडविल खराब हो जाएगी, व्यापारी की गुडविल खराब हो जाएगी, इसलिए बैंक मेरे से बिना पूछे उस पार्टी को भी पेमेंट कर दी। मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए जमा था और मैंने 30,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, मतलब 30,000 रुपए पेमेंट कर लिया, तो एक्स्ट्रा कितना मैंने विड्रॉ किया? 10,000 रुपए। जो एक्स्ट्रा विड्रॉ हुआ है 10,000 रुपए, वो यहां पे क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, बैंक अधिविकर्ष कहलाता है। मैंने बताया कि अगर बिजनेस को हमको रन करने के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को जो पैसा हमको लौटाना है, रिफंड करना है, वो हमारे लिए बैंक लोन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार यहां हमारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे सभी एक्सपेंसेस, सभी खर्चे जिनकी हमने सामने वाले से सर्विस ले चुके हैं लेकिन उसका हमने पेमेंट नहीं किया। क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब? क्या होता है कि सामने वाले से हमने सेवा ले ली है लेकिन उसका अकाउंट क्लोज करने तक पेमेंट नहीं किए। हमारे यहाँ एक वर्कर काम करता है, अकाउंटेंट काम करता है, जिसको मैं 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से देता हूं, तो साल भर में मेरे को क्या होगा? 12 मंथ होते हैं, तो 1,000 के हिसाब से 12 मंथ का कितना होगा? 12,000। तो मुझे उसे 12,000 रुपीज पेमेंट करना था। कितना पेमेंट करना था? 12,000 रुपीज। लेकिन किसी कारणवश मैंने उसको 10,000 ही पेमेंट किया, केवल 10,000 ही भुगतान हुआ। अभी भी उसको 2,000 रुपए मुझे पेमेंट करना है, जबकि सामने वाले ने 12 मंथ मुझे सर्विस दे चुका है। तो जो 2 मंथ की सैलरी बाकी है वो यहां पे कहलाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी प्रकार कोई भी खर्च हो सकते हैं जिसकी आप सर्विस ले लिए हो, आपने उपभोग कर चुके हो, उसका यूज कर लिए हो, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया। नेक्स्ट आता है अनएक्रूड इनकम, अनुपार्जित आय। एक्रूड का मतलब होता है हमने कमाए और हमको मिला नहीं है, और अनएक्रूड का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे एडवांस ले लिया, मैंने आपसे क्या ले लिया हूं? एडवांस ले लिया हूं, लेकिन अब तक अकाउंट क्लोज करने तक मैं आपको सर्विस अवेलेबल नहीं करा पाया, या आपको जो भी मुझे पेमेंट मतलब सर्विस देनी थी वो अभी तक नहीं दिया हूं। तो ऐसे पेमेंट्स क्या कहलाते हैं? यहाँ पे अनएक्रूड इनकम कहलाती है। हमने व्यापारी ने रिसीव कर लिया है, एडवांस मिल गई है, लेकिन किसी कारणों से भी पेमेंट करना बाकी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो जनरली होता क्या है
कि हमारे यहाँ वर्कर है, तो वर्कर के फ्यूचर के लिए वर्कर अपने सैलरी से कुछ पैसा कटवाता है, अपने पैसा हमारे पास फंड में जमा कराता है, उतना ही ओनर भी उसके फंड में क्या करता है, जमा करता है। तो वो फंड हमारे पास रखा हुआ है, तो हमारी लाइबिलिटीज है, क्योंकि वो पैसा किसका है, वर्कर का है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज कहलाती है। तो बच्चों, अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज समझ में आ गई होगी तो हमको अकाउंटिंग इक्वेशन समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं 2-3 आइटम्स आपको बताता हूं कि कैसे हम बनाते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन होता है हमारा एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, अर्थात संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो इसको दो प्रकार से बनता है, ये क्लास 11th में हम इसी पैटर्न पे बनाते हैं। तो आपका एक कॉलम हो जाता है ट्रांजैक्शंस का, कॉलम हो जाता है कि ट्रांजैक्शन, और आपका एसेट्स पोर्शन और लायबिलिटीज पोर्शन। एसेट पोर्शन में इनमें से जो जो आती है, तो कॉमन जो आता है इसमें एक कैश आता है, दूसरा एक स्टॉक आता है, तीसरा डेप्टर्स है। अगर कोई एसेट यूज कर रहे हो तो एसेट्स आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। लाइबिलिटीज में हमारी एक मेन लाइबिलिटीज होती है कैपिटल, ओनर का कंट्रीब्यूशन, क्रेडिटर जिससे आपने उधार माल खरीदे हो, लोन अगर आपने बैंक आदि से लोन लिए हो, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने एडवांस ले लिए हो, आपने सर्विस ले लिए हो लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर पाए। जैसे सिंपल एग्जांपल के रूप में पहला ट्रांजैक्शन बोलता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए से व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया। मैं ओनर हूं, मैंने 1 लाख रुपए अपने पर्सनल बैंक से लाया, या अपने भाई से उधार लिया, या मैं कहीं से भी अपने पास लाया 1 लाख रुपए, मेरे पास पर्सनल जमा पैसा था, उसको मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अर्थात 1 लाख रुपए से मैंने बिजनेस लगाया। तो फर्स्ट डे मैं अपने यहां पे क्या करूंगा, उस पैसे को तिजोरी में रख दूंगा। फिर उसके बाद सेकंड डे से हम उसका मशीन खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, अन्य ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो 1 तारीख को, पहले तारीख को मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो 1 लाख रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो मेरे पास एसेट्स के रूप में आज के डेट में 1 लाख रुपए क्या है, कैश इन हैंड है। अभी मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, कोई डेटर्स नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई प्रीपेड नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं। हाँ, और 1 लाख रुपए किसने दिया है बिजनेस को, ओनर ने दिया है, स्वामी ने दिया है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, ओनर के कॉलम में, मतलब कैपिटल के कॉलम में क्या आएगा, 1 लाख रुपीस। अभी मैंने किसी से उधार माल नहीं खरीदा और लोन नहीं लिया, कुछ भी। तो ये मेरा क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेरे पास कैपिटल के न्यू इक्वेशन। आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, कैश इन हैंड हमारे पास कितना है तिजोरी में, 1 लाख रुपए है, और ओनर का कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटीज मेरे पास मालिक को लौटाना कितना है, 1 लाख रुपए। दूसरा हमको ट्रांजैक्शन कहता है यहां पे गुड्स परचेस फॉर कैश, गुड्स परचेस फॉर कैश ₹20,000, 20,000 रुपए का नगद माल खरीदा बोलता है। 20,000 रुपीज का क्या किया बोलता है, गुड्स परचेस किया है। तो जैसे गुड्स परचेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 20,000 रुपए मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर कैश है, नगद खरीदा हूं, तो 20,000 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड कम हो जाएगा, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और तत्काल मेरे पास 20,000 रुपए का क्या आ गया, गुड्स आ गया, स्टॉक आ गया। इसके अलावा मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहीं से मैंने उधारी नहीं लिया हूं, क्योंकि मेरे पास व्यापार में जो पैसा था उसी पैसे में से मैंने तिजोरी में से निकाल के दे दिया। तो अब तिजोरी में मेरे 1 लाख रुपए था, तो अब उसकी जगह कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए हो जाएगा। और 20,000 रुपए का मेरे पास क्या है, अभी दुकान में, गोडाउन में 20,000 रुपए का गुड्स मेरे पास वर्तमान में है। तो इस तरह से अभी भी मेरी 1 लाख रुपए, भी जब तक मैं मालिक का, ओनर का 1 लाख रुपए वापस ना कर दूं तब तक ये यहां पे लाइबिलिटीज के रूप में बना रहेगा। तीसरा हम आइटम देखते हैं, यहां पे कहता है गुड्स परचेस फॉर
गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर क्रेडिट रुपीज 25,000। कह रहा है 25,000 रुपए का उधार माल खरीदा। क्या बोल रहा है? 25,000 रुपए का उधार माल खरीदे, मतलब हमने पैसा नहीं दिए। तो अब उस स्थिति में क्या होगा? आपका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश आपके पास सेम रहेगा। हाँ, आपके पास माल आ गया है, गुड्स आया है। कितने का गुड्स आ गया है? 25,000 रुपए का गुड्स आ गया है। अब आपके पास, आपने किससे उधारी खरीदे हो? जिन व्यक्तियों से आप उधार माल खरीदते हैं, सप्लायर को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्रेडिटर्स कहते हैं, लेनदार कहते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स वाले कॉलम में आपका 25,000 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई। हमारी लाइबिलिटीज क्या हो गई है कि 80,000 रुपए कैश इन हैंड ऑलरेडी हमारे पास है। गुड्स हमारे पास कितने का हो गया? 45,000 रुपीज का हो गया है। और 1,00,000 रुपए हमको ओनर को रिटर्न करना बाकी है, और प्लस 25,000 रुपए हमको किसको देना है? सप्लायर को लौटाना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमको बोलता है यहां पे गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 10,000। नगद माल बेचा, है ना? क्या बोल रहा है? नगद माल बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट रुपीज 10,000। 10,000 रुपए का माल है, लेकिन उसको उसने 12,000 में बेचा है। क्या किया है? 10,000 रुपए के गुड्स को 2,000 रुपए का मार्जिन लेकर के, 2,000 रुपए का प्रॉफिट लेकर के कितने में बेच दिया इसने? 12,000 में बेच दिया। तो आपके पास क्या होगा? तत्काल फॉर कैश है, नगद बेचे हो, तो 12,000 रुपए आपके पास क्या आया है? कैश इन हैंड आया है। 12,000 रुपए क्या आया? कैश इन हैंड आया है। और आपके पास से 10,000 रुपए का माल बिक गया। कितने का माल बिका है? 10,000 के माल का बिक गया है, जिसमें आपने 2,000 का मार्जिन लिए हो, और जो प्रॉफिट होता है किसका होता है? ओनर का होता है। तो जो भी प्रॉफिट होगा ओनर का होगा, जो भी लॉस होगा ओनर को बियर करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? आपके पास पहले से 80,000 रुपए था, 12,000 रुपए का आपने गुड्स सोल्ड कर दिए, तो 92,000 रुपीज आपका कैश इन हैंड हो गया। जो गुड्स जो था आपके पास 45,000 का गुड्स था, जिसमें 10,000 का गुड्स आपने बेच दिए, तो आपके पास अब गुड्स कितना बचा है? 35,000 बचा हुआ है। अभी आपके पास अन्य कोई एसेट्स नहीं है। आपकी ओनर की लायबिलिटीज बढ़ गई है। अब हमको ओनर को 1,00,000 रुपए उसका खुद का जो इन्वेस्ट किया था वो लौटाना पड़ेगा, और 2,000 रुपए प्रॉफिट का देना पड़ेगा, और इसका 25,000 ऑलरेडी देना बाकी है। ठीक उसी प्रकार बोलता है यहां पे गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर क्रेडिट। रमेश को उधार माल बेचा, और इसकी कॉस्ट है 15,000, और इसको कितने में बेच दिया? 20,000 रुपए में बेच दिया। क्या किया इसने? 15,000 रुपए के गुड्स को कितने में सोल्ड कर दिया इसने? 20,000 में बेच दिया। मतलब 5 उधारी बेच रहा है, क्योंकि पैसा लेट मिलेगा, इसलिए इसने यहां मार्जिन क्या ले लिया? ज्यादा ले लिया। 15,000 के माल को कितने बेच दिया? 20,000 में बेच दिया। तो वो भी क्या बेचा है? फॉर क्रेडिट, उधार। मतलब अभी तत्काल हमको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको कैश नहीं आ रहा है। हाँ, गुड्स हमारे पास से कम हो गया। कितने का कम हो गया? 15,000 का कम हो गया। और जिन व्यक्तियों को हम उधार माल बेचते हैं, जिनसे फ्यूचर में हमको पैसा लेना है, वो सब क्या कहलाते हैं? डेप्टर्स कहलाते हैं, देनदार कहलाते हैं। इसलिए यहां पे आपके डेप्टर्स के कॉलम में आपका कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए आएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमको 20,000 रुपए मिलना बाकी है। और 5,000 रुपए का 15 के माल को हमने 20 में बेचे थे, मालिक को और 5,000 का फायदा हो गया, जो फ्यूचर में ओनर को मिलेगा। तो अब देख लें, तो हमारे पास आज भी 92,000 कैश इन हैंड है,
और आपके पास 35,000 में 15,000 का माल बेच दिया आपने, तो 20,000 का भी स्टॉक होगा आपके पास। 20,000 रुपए आपको फ्यूचर में डेप्टर से मिलेगा। आपके पास 1,07,000 रुपए की लाइबिलिटीज मालिक को लौटाना है और 25,000 रुपए सप्लायर को लौटाना है। इसके अलावा हमारे पास फिलहाल कोई लाइबिलिटीज नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं। अब यहां पे इसने क्या किया, दुकान का किराया दिया, रेंट पेड किया, रेंट पेड फॉर कैश, नगद किराया दिया 10,000 रुपीज। तो अब यहां पे क्या दे रहे हैं, पर रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट पे करेंगे तो 10,000 रेंट पे करेंगे। तो जैसे ही रेंट पे करेंगे हमारे पास जो तिजोरी में से 10,000 रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तत्काल हम क्या करेंगे, तिजोरी में से 10,000 रुपए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना बच गया है, 82,000। इसकी हमको ऑलरेडी स्टॉक 20 का 20 है, 20,000 रुपए का हमारे पास डेप्टर से मिलना बाकी है। हाँ, अब ये जो 10,000 रुपए है कौन वहन करेगा, किराया। भाई लाभ कौन ले रहा है, स्वामी ले रहा है, ओनर ले रहा है। ओनर मतलब कैपिटल। तो जो भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उसको कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10,000 रुपए उसने रेंट पे किया है, इसलिए 10,000 रुपए यहां से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो इस तरह से 007 आएगा। 97,000 रुपीज अब ओनर को लौटाएंगे और ऑलरेडी क्रेडिटर्स को 25,000 रुपए को देना बाकी है। इसी बीच उसने क्या किया, अपने व्यापार में उपयोग करने के लिए फर्नीचर खरीद लिया। क्या खरीदा, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। 20,000 रुपए का उसने क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीदा है। बिजनेस में ग्राहकों को बैठाने के लिए, अपने कपड़े या जो भी बिजनेस व्यापार का है उसमें सजाने के लिए उसने लिया है। तो जैसे ही 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदोगे, कैश इन हैंड आपका 20,000 रुपए तत्काल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास यहां कितना बच गया है, 72,000 और 20,000 सेम है और 25,000 रुपए का 25 कर लो। तो 25,000 का फर्नीचर खरीदा है और 20,000 रुपए का ऑलरेडी इसके पास क्या बना हुआ है, डेप्टर्स है। और यहाँ पे और इसने क्या खरीद लिया है, फर्नीचर खरीदा है। कितने रुपए का, आपका मशीन है, फर्नीचर है, तो 25,000 रुपए का। यहां क्या आ जाएगा, 25,000 का फर्नीचर आ जाएगा। अब इस साइड में हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने उधारी नहीं खरीदे हैं। तो ओनर का 97,000 और 25,000 रुपीज उसका देना बाकी है। तो इस प्रकार बच्चों जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स होगा, तो उस ट्रांजेक्शन्स में अगर हमारी जो भी एसेट्स बढ़ेगी तो एसेट्स में इन्वॉल्व होगा, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो लायबिलिटीज में इन्वॉल्व होगा। और इस तरह से आप देखेंगे तो दोनों साइड का टोटल हमारा क्या आएगा, इक्वल आता है, क्योंकि इक्वेशन हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस इक्वेशन को लास्ट जब हमारा बन जाता है तो लास्ट इक्वेशन कहलाता है। और इसको हमको बैलेंस शीट दिखा करके, एक बैलेंस शीट बना करके हमको क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एसेट साइड में क्या क्या है तुम्हारा, कैश, तो यहां पे माना जाएगा कैश, तो कैश इन हैंड। तो आपके पास कैश इन हैंड कितना बचा है, आपका 67,000। हाँ, उसके बाद आपका सेकंड आइटम स्टॉक, तो स्टॉक कितना है, तो स्टॉक आपके पास कितना बचा हुआ है, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। उसी प्रकार आपके पास क्या बच गया है, डेप्टर्स, डेप्टर्स जिसको उधार माल बेचे थे, भी 20,000 है। फिर इसके बाद आपका आएगा फर्नीचर, 25,000 है। तो इतने आइटम जो हमारे हैं एसेट्स में आएंगे। लायबिलिटी साइड में हम देखेंगे तो हमारा पहला है कैपिटल है, तो ओनर की कैपिटल कितनी, 97,000 है। और इसके अलावा हमारा क्या है, क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स कितना है, 25,000 है। इसके अलावा हमारी कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो डैश डैश आ जाएगा। फिर दोनों का आप टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे इसका आ रहा है 0, 0, 7, 5, 12, 10, 2, 12, 1,22,000।
इसका आ रहा है 0 0 0 7 5 12 की 2 4 6 6 12 और तो इस तरह से आपके पास क्या आएगा 1,22,000 रुपए आपका क्या आ रहा है टोटल। तो इस तरह से बच्चों क्या था ये इक्वेशन था, तो इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके मैं और आपको बहुत से हमारे ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं, उसके लिए सेपरेट 1-2 क्वेश्चंस लूंगा मैं और आपको 2-3 क्वेश्चंस को और मैं आपको इक्वेशन में समझाऊंगा, तो आपको इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को सहपाठियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है और मेरे को अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। नमस्कार, जय हिंद।